मूवी के शुरू में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें कुछ लोग कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, यानी यहाँ पर सर्चिंग हो रही होती है क्योंकि वो एक नॉन वर्किंग शिप थी। उनको वहाँ पर एक आदमी के जूते मिलते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। पुलिस इन चीज़ों को ले जाती है, लेकिन तभी अचानक से पानी में तूफान आ जाता है, सुरंग भी टूटने लगती है और सब लोग इस चीज़ को बातें कर रहे होते हैं। ये एक टीम होती है साइंटिस्ट की। ये सब इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि आखिर ये तूफ़ान आ क्यों रहा है, क्या ये कोई भूकंप है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था और सब अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन पुलिस डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस पर रिसर्च करते हैं और ये टास्क शुरू हो जाता है। ये तबाही के बाद लोग मुश्किल में पड़ने लगे थे। पुलिस उनको रेस्क्यू करती है, लेकिन टनल से अभी भी धुआं निकल रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे देखकर एंजॉय कर रहे थे और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर रहे थे। वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे, बल्कि हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट जान गई थी कि कुछ ज़रूर कोई बड़ी बात है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं कि हमें लग रहा है कि समुद्र में जैसे कोई क्रिएचर हो। इन्हें ये भी पता चलता है कि समुद्र का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ एक आदमी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी क्रिएचर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। बाकी सब कहते हैं कि क्या पता ये टेम्परेचर उस क्रिएचर की वजह से पैदा हुआ हो। अब यहाँ पर पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट की मीटिंग होती है। तभी एक टेलीविज़न पर न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ एक बहुत बड़े क्रिएचर दिखाई देता है, यानी उस पानी में से जो निकलता है बहुत लंबी पूँछ दिखाई देती है और वो बहुत बड़े क्रिएचर की पूँछ लगती है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये कोई नई प्रजाति का कोई जानवर है। वो डिसाइड करते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि इसे मारना है कि कैद करना है, और उनका फाइनल डिसीजन होता है कि उसे मार ही देना चाहिए। वो क्रिएचर कहीं जा रहा होता है। अब पानी में से होती हुई वो शिप और बोट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हुए ब्रिज तक पहुंचती है और ब्रिज को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अब साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा तबाही करने वाला है, अब इससे जल्द से जल्द मारा जाए। उधर एक और आदमी यागुची था, उसे बताता है कि उसकी एक दोस्त है जिसका नाम हिरोमी है। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या पता वो हमारी मदद कर सके। याकुजी मान जाता है कि हिरोमी को यहाँ पर आने के लिए लाया जाए। यहाँ पर आने के जाते ही हिरोमी उसकी कुछ पिक्चर और वीडियो देखती है। बाकी सब लोगों को बताते हैं कि ये क्रिएचर चल सकता है क्योंकि इसके पाँव हैं, ये जल्द ही ज़मीन पर आ जाएगा। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जल्द ही ये बात सच हो जाती है। वो क्रिएचर पानी से निकलकर ज़मीन पर आ जाता है और वो देखने में काफ़ी भयानक लग रहा था। उसके बाजू भी नहीं थे और उसके सिर्फ पैर थे जिससे वो चल रहा था। बाहर ऐसा लग रहा, देखने में ऐसा लग रहा था जब बहुत ज़्यादा बड़ी मछली के निकलते हैं तो उस तरह का वो दिख रहा था। और उसकी पूँछ से काफ़ी घर गिर चुके थे और गाड़ियाँ भी काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। वो क्रिएचर सब चीज़ों को अपने सर से मार रहा था, जिसकी वजह से कार बिल्डिंग सब गिर रहे थे और काफ़ी नुकसान हो रहा था। काफ़ी बिल्डिंगें भी गिर चुके थे और अपनी पूँछ को इस्तेमाल कर वो लोगों के घरों को तोड़ रहा था। उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो काफ़ी स्पीड से घरों को नुकसान पहुंचा रहा था। जल्दी ही यहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ के लोगों को बचाने में लग जाती है। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जल्द से जल्द इसको मारा जाए और तभी वहाँ से आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर्स को गॉडजिला पर मिसाइल फेंकने ही वाले होते हैं। ये देख लेकिन रुक जाते हैं। उसके आसपास काफ़ी लोग होते हैं, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पाते और वो वापस जाने लगते हैं। इस गॉडजिला का नाम था शिन गॉडजिला और ये एक जैपनीज़ गॉडजिला था क्योंकि ये सभी गॉडजिला से अलग था, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा था। यागुची एक टीम बनाता है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस और हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कुछ लोग उन्हें इस गॉडजिला की बॉडी से ब्लड निकाला है, इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और उसके सैंपल अमेरिका में भेज दिए गए हैं। उसमें से एक लड़का और बोलता है कि ये खाता क्या होगा, इसमें एनर्जी इतनी आती कहाँ से है। हिरोमी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि उस दिन ओशन का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कैसे हो गया। इसका यही मतलब है कि गॉडजिला जहाँ से एनर्जी लेता है वो या तो रेडियो एक्टिव रेज है या कोई न्यूक्लियर की जगह है और उसे उसी से पावर मिलती है। एक आदमी यागुची से कहता है कि हो सकता है उस दिन बोट में जिस चीज़ आदमी की चीज़ हमें मिली थी हमें उसको ढूंढना होगा, उसने ओशन में टाइम गुजारा और क्या पता उसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हो, हमें उसे ढूंढना होगा। और सब एग्री हो जाते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उन डॉक्यूमेंट्स में भी इस क्रिएचर के बारे में काफ़ी जानकारी थी। लेकिन पहले किसी को कुछ खास पता नहीं चला और अब जब सबको समझ आ रही थी तो सबको समझ आ रही थी कि सब क्या है।
और पता चला कि उन डॉक्यूमेंट से कि उसकी पूरी रिसर्च पूरी नहीं थी, लेकिन वो रिसर्च करने से पहले उसे वहाँ से जाना पड़ा। उसमें लिखा हुआ था कि गॉडजिला पानी में रहता है और पानी में ही जो ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, ये उन्हीं से को खाता है और उन्हीं पर जी रहा होता है। और सिर्फ यही नहीं, ये जब ज़मीन पर आता है तो उसका जन्म स्वेल हो जाता है और ये अपने साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यागुची ये डिसाइड करता है कि गॉडजिला को अमेरिका भेजा जाएगा ताकि इस पर एडवांस एक्सपेरिमेंट हो सके, लेकिन कैसे और कब, यह भी किसी के पास जवाब नहीं था। अब गॉडजिला को लैंड कराने से पहले रोकना कैसे, उनको ये भी पता चलता है कि गॉडजिला जब चाहे अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता है, इसलिए वो बार बार लैंड कराता है। और कुछ लोगों को देखते हैं जो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि गॉडजिला पर कोई भी अटैक किया जाए, क्योंकि वो गॉडजिला को समझते थे कि ये शायद गॉड की तरफ से भेजा हुआ जानवर है, या वो उसको अपना गॉड मान चुके थे और इस बात की उन्हें समझ ही नहीं थी कि कितनी ज़्यादा तबाही हो रही है। लेकिन वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला था क्योंकि गॉडजिला फिर से ज़मीन पर आ गया था। अब की बार उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। इससे पहले कि वो लोगों को मार सकता, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सब लोगों को अंडरग्राउंड सेफ करके रखा जाए। साथ ही साथ गॉडजिला को जितनी जल्दी हो सके मार दिया जाए और वो आर्मी को भेज देते हैं और उनके पास बहुत एडवांस वेपन्स होते हैं और वो कोशिश करते हैं उसके ऊपर मिसाइल फेंकते हैं, उसके बाद फायरिंग भी करते हैं और काफ़ी बॉम्ब भी गिराते हैं, लेकिन गॉडजिला पर इसका कुछ भी असर नहीं होता है। और जापान से तो ये गॉडजिला कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि इतने में आर्मी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन उनका कितने भी अटैक के बाद भी उस मिसाइल से भी कोई असर नहीं होता। और उस टनल में भी जिसमें काफ़ी पब्लिक थी उसका भी लाइट चली जाती है और पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है और सारे में अंधेरा हो जाता है, लेकिन गॉडजिला को फिर भी कुछ नहीं होता और सब वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। आर्मी गॉडजिला पर अटैक शुरू करती है, अपने टैंक्स भी अपनी पोजीशन पर खड़े कर देते हैं और एयर स्ट्राइक भी होती हैं। चारों तरफ से गॉडजिला पर अटैक होने लगता है, उस पर फायरिंग हो रही होती है, बम गिराए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन गॉडजिला तो काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, उसकी बॉडी से खून बहने लगता है। खून आने की वजह से वो थोड़ा सा वीकनेस लगने लगता है और उसकी बॉडी से ब्लू लाइट निकलने लगती है और अपने मुंह से वो काफ़ी आग निकालने लगता है और पूरी सिटी की बिल्डिंग पर आग लगा देता है। वो सारी बिल्डिंग जलने लगती हैं और उस आग से वो सारी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे तक पूरी जला देता है और हेलीकॉप्टर्स पे भी आग लगा देता है और प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ भी ब्लास्ट हो जाता है। और अब काफ़ी अजीब बात होती है, उसकी पूँछ से काफ़ी सारी लाइटें निकल रही होती हैं और वो इधर उधर काफ़ी तबाही मचा देती हैं और सारे प्लेन में और जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे सब में आग लगा देती हैं और सारे गिर जाते हैं। यहाँ पर यागुची और यूएस मिनिस्टर एक साथ होते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं कि इस चीज़ के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करें। यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग होती है, ये डिसाइड करते हैं कि अगर गॉडजिला के पास हीट है तो रेडियो एक्टिव एनर्जी है तो तभी हम उसको यूज़ करके पूरी दुनिया को तबाह कर पा रहा है, क्यों ना इसकी बॉडी को इस हद तक ठंडा कर दिया जाए कि रेडियो एक्टिव किरणों को ठंडा कर दिया जाए। और सब इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हिरोमा इस बात के लिए परेशान हो जाते हैं, जितना बड़ा ये हो सकता है उसके लिए उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस चाहिए होती है ठंडा करने के लिए, और इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस पर बहुत बड़ा ब्लास्ट किया जाए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। गॉडजिला को मारने के चक्कर में पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कई सालों तक भी उसका असर रहेगा। लेकिन इन्हें इस बात की परमिशन नहीं मिलती और कहा जाता है जो पहला हमला किया था उसी पर काम करें, गॉडजिला को जमाने पे ही अब काम करना शुरू करो। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो फ्यूजिंग गैस का यूज़ करेंगे और यूएस गवर्नमेंट जापान से कहते हैं कि हम आपके लोगों को रेस्क्यू करेंगे, अपने प्लान को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें जर्नल्स के कुछ से बात करते पता चलता है कि वो आदमी जो वहाँ पे मिला था उस क्रेचर को रेडियो एक्टिविटी पर क्यों रिसर्च कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ ऐसे ही हुई थी, रेडियो एक्टिव रे की वजह से उस पर रिसर्च कर रहे थे। जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने जनरल से बात की और उन्होंने पागल कह के उसे निकाल दिया। उनका दिल टूटा और वो पता नहीं कहाँ चले गए और उनके डॉक्यूमेंट्स उसी शहर में हैं जो उन लोगों को मिले। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी रिसर्च से पता चलता है कि गॉडजिला चाहे तो अपनी जनरेशन बढ़ा सकता है और सबको इस बात का डर लग जाता है कि एक गॉडजिला संभाल नहीं रहा, अगर वो काफ़ी हो गए तो उनका क्या होगा और कैसे संभाला जाएगा। तो अपने प्लांट को पर वो तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं
यूएस गवर्नमेंट इस बात से काफ़ी घबराई हुई थी। वो जापान से कहते हैं कि तुम लोग अपने प्लान पर काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो, इतना वक्त नहीं है, अगर तुम लोग 2 दिन के अंदर इसको पूरा ना कर सके तो हम उसको मिसाइल से उड़ा देंगे। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जापान में कितने लोग मरेंगे या क्या नुकसान होगा, हमें सिर्फ गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो हमारे पास तक यहाँ ना आ सके। जापान की पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और यागुची भी प्लांट को मुकम्मल करने में बोलता है कि 3 दिन लगेंगे। बाकी लोगों को पता चलता है कि और वो इस पर जल्द से जल्द काम ख़त्म करने में लग जाते हैं। वो दिन आ जाता है कि जब फ्रीजिंग गैस तैयार हो चुकी होती है। अब ये लोग कहते हैं कि हमें गॉडजिला को भी एक्टिव करना होगा। अब गॉडजिला रेलवेज़ के आसपास खड़ा होता है। ये लोग अपनी ट्रेन चला देते हैं जिसकी टक्कर गॉडजिला से होती है और गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो गाड़ियाँ तोड़ते हुए, बिल्डिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और चल रहा होता है आगे और उस पर मिसाइल फेंकी जाती हैं। वो थोड़ी हल्की रेंज की मिसाइल होती हैं ताकि आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। ये गॉडजिला फिर अपनी रेंज और वेव से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाता है और बिल्डिंगें और प्लेन को भी नुकसान करता है और वो मुंह से आग फेंकना भी जारी रखता है और उसकी पूंछ से भी कुछ किरणें निकल रही होती हैं जो काफ़ी नुकसान कर रही होती हैं। उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होने लगता है। यहाँ पर जापान की पब्लिक और गवर्नमेंट का ये प्लान था कि जैसे ही गॉडजिला खड़ा होगा उसके आसपास की बिल्डिंगों को खुद ही ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा। उसका सारा मलबा गॉडजिला के ऊपर गिर जाएगा और गॉडजिला इनके नीचे दब जाएगा और दोबारा उठ नहीं सकेगा। और तभी गैस वाले टैंक मंगाकर उसको उसमें जमा दिया जाएगा। इतने में वो टैंक भी वहाँ से आने लगते हैं। उसका मुंह थोड़ा खुला होता है और उसका मुंह थोड़ा खुला होता है। उसके मुंह के आसपास टैंकर लगाए जाते हैं और वो गैस अंदर डाली जाती है। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो मलबे को हटाते हुए दोबारा खड़ा हो जाता है क्योंकि मुंह में गैस डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो दोबारा से अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंगों को गिराने लगता है और वो अपनी किरणों से काफ़ी नुकसान कर रहा होता है। इसे देखकर वो सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। तभी सभी ट्रेन को स्टॉप करके गॉडजिला की तरफ भेज दिया जाता है और उससे टकरा देते हैं और वो गॉडजिला फिर से दोबारा नीचे गिर जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए वो गैस को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उन सब लोगों ने मास्क पहना हुआ था ताकि वो गैस इन पर इस्तेमाल ना करे। वो सारे गैस पाइप उसके मुंह के अंदर लगा के उसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं। गॉडजिला दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब उसका टाइम पूरा हो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो चुका था कि वो अब खड़ा ही होने पाता और वहीं खड़े खड़े फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाता है। ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला की कोई मूर्ति हो। सब लोगों को ये पता चलता है कि वो जम गया है तो वो बड़े गहरे सुकून की सांस लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रेडियो एक्टिव एनर्जी के बिना ही ये जम जाएगा और ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और जापानीज़ सरकार उन जगहों को ठीक करने लगती है जिसमें नुकसान हुआ था और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये फ़िल्म आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।